तो सबसे पहले आज हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करने जा रहे हैं। ठीक है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? देखो, अगर मैं इस वर्ड फील्ड की तरफ चलूं, इस वर्ड फील्ड की तरफ चलूं, तो इस फील्ड के मानी होते हैं स्पेस के भी होते हैं, इस फील्ड के मानी रीजन्स के भी होते हैं। फील्ड के मानी किसके होते हैं? स्पेस के भी होते हैं, और फील्ड के मानी किसके होते हैं? रीजन्स के भी होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि द स्पेस आर रीजन अराउंड अर्थ, यानी आपकी जो अर्थ है, आपकी जो अर्थ है, इस अर्थ के गिर्द जो स्पेस है या इस अर्थ के गिर्द जो रीजन है, द स्पेस आर रीजन अराउंड द अर्थ, किसी भी अर्थ के गिर्द जो स्पेस है या रीजन है, विद इन विच, जहां पर इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करें, जहां ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करे? एक्सर्ट करें ऑन अदर बॉडीज, किसके ऊपर? दूसरे बॉडीज के ऊपर। इस स्पेस या इस रीजन या इस बाउंड्री का नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। यानी ये अर्थ है, तो अर्थ के इर्द गिर्द एक खास स्पेस होती है, यहां पर अर्थ क्या करती है? अर्थ एक्सर्ट्स ए फोर्स, जहां अर्थ एक्सर्ट्स करेगी, क्या एक्सर्ट करती है? फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन अनदर बॉडी, किसके ऊपर? दूसरे बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। इस फोर्स, इस रीजन या इस रीजन या इस स्पेस का नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? तो द रीजन और स्पेस, जो रीजन या स्पेस होती है अराउंड द अर्थ, अर्थ के इर्द जो रीजन या जो स्पेस होती है, विद इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां ये एक्सर्ट करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करती है किसके ऊपर? ऑन अदर बॉडीज, दूसरे बॉडीज के ऊपर। इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो पहली टर्म मैंने आपको सिखा दी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? रीजन्स या स्पेस होती है जहां पर अर्थ बॉडीज के ऊपर क्या करती है? अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूसरे बॉडीज के ऊपर एक्सर्ट करेगी। अब एक फील्ड और है, उस फील्ड को नाम दिया जाता है किसका? कंजर्वेटिव फील्ड का। किसका नाम देंगे? कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देंगे। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? द फील्ड, आपके पास ऐसी फील्ड इन विच द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी along a closed path or loop, यानी ऐसी फील्ड जिसमें आप लोग एक बॉडी को मूव करवाओ एक क्लोज पाथ में या एक लूप में, तो इसका आंसर क्या मिले? जीरो मिले। क्या आंसर मिले? यानी ऐसी फील्ड जिसमें एक बॉडी को आप मूव करवाओ, कैसे पाथ में? क्लोज पाथ में। कैसे पाथ में? यानी जिस पॉइंट से आप चलो ना, उसी पॉइंट पर वापस आओ। क्लोज पाथ में आप वर्क डन निकालो तो जवाब क्या आ जाए? जीरो आए। क्या आंसर आए? तो इसी फील्ड को बोला जाता है कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या हुई? व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें आप वर्क डन एक क्लोज पाथ में लो, तो आपको वर्क डन क्या मिले?
जीरो मिले। ऐसी फील्ड को क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। या ऐसी फील्ड, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, ऐसी फील्ड in which the work done between 2 points, ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन 2 पॉइंट्स में is independent of path, जिसमें वर्क डन 2 पॉइंट्स के दरमियान पाथ पर बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो। वर्क डन बिल्कुल पाथ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? इस फील्ड को बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। यानी कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है इन विच द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसमें 2 पॉइंट्स हो। कितने पॉइंट्स हो? 2 पॉइंट्स हो। कितने पॉइंट्स हो? 2 पॉइंट्स हो, और उसमें वर्क डन 2 पॉइंट्स के दरमियान, वर्क डन 2 पॉइंट्स के दरमियान इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। चाहे आप इस पाथ के जरिए मूव करो, इस पाथ के जरिए मूव करो, ये पाथ पर डिपेंडेंट ना हो, तो ऐसी फील्ड का नाम क्या होता है? तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें क्लोज पाथ में आप क्या निकालो? वर्क डन निकालो। क्लोज पाथ में आपने वर्क डन निकाला, क्या आया? 0 आया। या ऐसी फील्ड जिसमें 2 पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन बिल्कुल पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, ऐसी फील्ड का नाम क्या होगा? अब अगर आपसे कोई सवाल करे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, एग्जांपल्स क्या होती हैं कंजर्वेटिव फील्ड की, तो याद रखना कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल क्या है? हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का नाम आपने सुना होगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी फील्ड होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स आपकी क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? कंजर्वेटिव फोर्स होगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? और इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगी। इसी तरह आपको बताता चलूं एक और, चलो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल बताता हूं। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कोई आपसे पूछे कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल क्या है, तो आपके जहन में होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक स्प्रिंग फोर्स। और अगर कोई पूछे कि फील्ड की एग्जांपल दो, तो आप दे सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सी फील्ड्स हैं? बोलिए कौन सी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। इसके मुकाबले में हम लोग एक और टर्म भी इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव। अब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं? याद रखो, यह बात अपने ज़हन में रखो। अगर एक क्लोज्ड पाथ है, कैसा पाथ है? क्लोज्ड पाथ है, उसमें आपने टोटल वर्क डन निकाला है। क्या निकाला है? टोटल वर्क डन निकाला है, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? यानी अगर एक क्लोज पाथ में आपने वर्क डन निकाला लेकिन वर्क डन 0 नहीं आ रहा, तो ऐसी फील्ड का नाम क्या होगा? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। व्हाट
What is non-conservative field? The field in which the total work done is not zero in a closed path. अगर एक closed path में total work done जीरो नहीं होता तो ऐसी फील्ड का नाम क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हो गया। और जो फोर्स होगी उसको क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। जैसे देखो फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। इसी तरह एयर रेजिस्टेंस है, इसी तरह टेंशन फोर्स है, इसी तरह नॉर्मल फोर्स है। अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं, अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, मैं एयर रेजिस्टेंस की बात करूं, मैं टेंशन फोर्स की बात करूं, मैं नॉर्मल फोर्स की बात करूं, तो ये सारी फोर्सेस जो हैं ये कौन सी फोर्सेस हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल में क्या क्या आ गया? फ्रिक्शन फोर्स आ गई, एयर रेजिस्टेंस आ गया, टेंशन आ गया और नॉर्मल फोर्स आ जाएगी। देखो मैंने आपको बता दिया, दोनों फील्ड में फर्क बता दिया जी। कंजर्वेटिव वो होती है जिसमें टोटल वर्क डन क्लोज पाथ में निकालो तो जीरो हो और पाथ पे वर्क डन डिपेंडेंट ना हो। और नॉन कंजर्वेटिव वो होती है जिसमें टोटल वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता। ठीक है ना? अब मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। तो हम लोग कैसे शो करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है? तो इसके लिए देखो ये सवाल अक्सर पेपर में आता है जी कि शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? और जब कंजर्वेटिव है तो आपके ज़हन में दो बातें होनी चाहिए। टोटल वर्क डन निकालेंगे तो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए क्लोज पाथ में, और वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, या वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, या टोटल वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज जीरो। ये हमने क्या करना है? शो करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी? इसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। हम लोग इस ग्रेविटेशनल फील्ड में एक क्लोज पाथ लेते हैं। मसला ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और इसी तरह देखो ये क्लोज पाथ बन रहा। ऐसे आप कहां तक चले जी? ऐसे कहां तक चले? बी तक। बी से कहां तक चले? सी तक। सी से कहां तक चले? ए तक। तो ये क्या बना? बोलिए ये क्या बन गया? क्लोज पाथ बन गया कि नहीं बन गया? क्लोज पाथ बना ना। तो कंसीडर ए क्लोज पाथ ए बी सी ए। कंसीडर ए क्लोज पाथ ए बी सी ए इन ग्रेविटेशनल फील्ड एज शोन इन फिगर, जिसको फिगर में मैंने क्या कर दिया? शो कर दिया है। कंसीडर ए क्लोज पाथ ए बी सी ए एज शोन इन फिगर इन ग्रेविटेशनल फील्ड। फर्ज करो, नाउ वी कंसीडर ए बॉडी। फर्ज करो हमारे पास एक बॉडी है ऑफ मास m। एक बॉडी लेते हैं, ये एक बॉडी है और इस बॉडी का मास क्या है? m है, विच इज मूविंग, जिसको मूव करवा रहे हैं along a closed path। कैसे पाथ में? क्लोज्ड पाथ में मूव करवा रहे हैं। तो कंसीडर ए बॉडी विच इज मूविंग along a closed path, जिस बॉडी को हम क्लोज पाथ में क्या करवा रहे हैं? मूव करवा रहे हैं। यानी इस क्लोज पाथ के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं? और मुझे बताओ
अगर मैं ये शो करना चाहूं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कौन सी फील्ड है, कंजर्वेटिव है, तो फिर मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि टोटल वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये निकला कि मैंने कह दिया कि बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है, जाहिर बात है मास m है तो इसका वेट क्या होगा, mg होगा, w इज इक्वल टू mg। इस बॉडी का मास m है, इसका वेट क्या होगा, mg होगा, w इज इक्वल टू mg। इज मूविंग अलोंग ए क्लोज पाथ, जिसको क्लोज पाथ में क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। और हमने शो क्या करना है, क्या शो करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है, और ग्रेविटेशनल फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो हम क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। हम लोग टोटल वर्क डन भी निकालेंगे बिटवीन टू डिफरेंट पाथ, यानी दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। एक तो वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सही है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एक तो वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पहली बात वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट, और दूसरा वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले हम क्या शो करेंगे कि वर्क डन निकालेंगे बिटवीन टू पाथ, दो पाथ के दरमियान क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, ठीक है ना। तो दो कंडीशन हम शो करेंगे जी, कौन कौन सी, वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा बोलिए, दूसरा क्या होना चाहिए, वर्क डन 0 होना चाहिए। फर्ज करो ऐसा करते हैं, ये एक पाथ है, बॉडी को ऐसे भी पाथ पर मूव करवाते हैं, या यहां से ऐसे मूव करवाते हैं और फिर इधर ले जाते हैं, फिर इधर ले आते हैं, सही है। यानी इस पाथ के ऊपर जो वर्क डन हो और ये जो इनडायरेक्टली पाथ बन रहा है इसके ऊपर जो वर्क डन हो, दोनों क्या हो, बराबर हो जाए, तो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव साबित हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो वर्क डन बिटवीन सी एंड बी विल बी, वर्क डन सी और बी के दरमियान, सी और देखो अगर मैं बॉडी को मूव करवाऊं सी और बी के दरमियान, कहां से, सी और बी के दरमियान मूव करवाऊं, फर्ज करो ये बॉडी है, ये बॉडी बी और सी और बी के दरमियान मूव कर रहा है, सही है, ये बॉडी सी और बी के दरमियान क्या कर रहा है, तो जाहिर बात है बॉडी का वेट किधर होगा जी, बोलिए, बॉडी का वेट W इज इक्वल टू mg, कौन सी डायरेक्शन में होगा, बोलिए, कौन सी डायरेक्शन में होगा, और डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, ये डायरेक्शन होगी। एंगल कितने का होगा, 90 का होगा, डेफिनेटली एंगल कितने का होगा, 90 का। तो वर्क डन बिटवीन B एंड C विल बी, वैसे वर्क डन B कैसे लिखेंगे, डेल W वर्क डन फ्रॉम पॉइंट C टू B। वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दो चीजों का, किसके चीज का, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट होती है किसके साथ, अब फोर्स क्या लगेगी, बॉडी का वेट होगा कि नहीं होगा, फोर्स क्या होगी, ये कैपिटल W वर्क डन के लिए लिख रहा हूं और स्मॉल वेट के लिए, और साथ क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, बॉडी यहां से यहां तक अगर मूव करता है, C से B तक मूव करता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, D2 होगा कि नहीं होगा, और डॉट को मैं खत्म करूंगा तो क्या लगाना पड़ेगा, cos थीटा लगाना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, W D2 cos, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा जी, बोलिए 90। यानी वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान यहाँ वेट चूंकि डाउनवर्ड है और बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो एंगल कितने का हुआ, 90 का, तो यहाँ 90 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है cos 90 क्या होता है, ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 क्या होता है, और जब ये 0 होगा तो WD2 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आया।
तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट सी टू बी क्या हो जाएगा जी, बोलिए क्या होगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन सी टू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है। अब आपको एक बात बताऊं, मैंने सी से बी तक बॉडी को मूव करवाया, सी से किधर मूव करवाए, बी तक बॉडी को मूव करवाए। अब क्या कर रहे हैं, बॉडी को मूव करवा रहे हैं बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के दरमियान मूव करवा रहे हैं। अगर बॉडी को मैं मूव करवाऊं बिटवीन बी एंड ए, यानी अब बॉडी को ऐसे लेके जा रहे हैं, जब ऐसे लेके जाएंगे तो बॉडी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, बोलिए फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, यानी अगर बॉडी को ऐसे में ऊपर लेके जा रहा हूं तो वेट किधर है, डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड। तो ये बॉडी के ऊपर जो वेट लगेगा ना mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो d1 कवर होगा ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के दरमियान एंगल कितने का होगा, 180 का होगा। क्यों, वजह क्या वजह बनी जी, बोलिए एंगल 180 क्यों आया, इस वजह से कि ये वेट और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बिटवीन बी एंड ए विल बी क्या होना चाहिए, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू बी टू ए। तो क्या होना चाहिए, फोर्स क्या लगे, डब्ल्यू बॉडी का वेट है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना कवर होगा, d1 हो जाएगा, क्या होगा, और cos एंगल कितने का डालूं, वजह यही है ना, वेट डाउनवर्ड है और वेट की डायरेक्शन किधर है, वेट की डायरेक्शन किधर है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड है। दोनों के दरमियान एंगल कितने का हुआ, 180, और cos 180 याद रखना, cos 180 माइनस 1, और -1 WD1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आ गया, -WD1 हो जाएगा। यानी इस cos 180 की जगह यहां क्या लगा दो, -1, तो B से A तक वर्क डन क्या आया, -WD1। तो देखो मैंने बॉडी को यहां से चलाया जी, इधर ले गया फिर इधर ले गया, सही है। अभी बॉडी को ए और सी के दरमियान मूव करवाती है, ए और सी के दरमियान मूव करवाती है। बॉडी को किधर मूव करवा रही हैं जी, बोलिए, बॉडी को किधर मूव करवा रहा हूं, ए और सी के दरमियान मूव करवा रहा हूं। अगर मैं बॉडी को ए और सी के दरमियान मूव करवाऊं, बॉडी को किधर मूव करवाऊं, बोलिए, ए और इस ए और सी के दरमियान मूव करवाऊं, ए और सी के दरमियान मूव करवाऊं, तो क्या होना चाहिए जी, वर्क डन बिटवीन ए एंड सी। तीसरा स्टेप शुरू हो गया जी, ए टू सी, ए से कहां तक, सी तक, ए टू सी अगर मूव करवा रहा हूं तो ये क्या होगा, बोलिए, बॉडी पर फोर्स क्या लगी, बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा, डी क्या कवर कर रहा, डी, और कॉस एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, यहां एंगल क्या होगा जी, थीटा होगा, एंगल क्या होगा, थीटा, एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहां एंगल थीटा डालिए, क्या डालिए, एंगल क्या डालिए, एंगल थीटा डालिए, सही है। तो इस सूरत में देखो यहां थोड़ा सा देख लीजिएगा, वर्क डन ए टू सी क्या आना चाहिए जी, बोलिए। इसको देखो मैं यूं भी लिख सकता हूं, W को अलग लिख दो, W को, और साथ क्या डाल दो, D cos थीटा, D cos थीटा, D, और इसको कॉल कर दो इक्वेशन नंबर 1। क्या कॉल कर दो, इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर ली आपने, समझ आ गई बात। अब आपके जहन में क्या होना चाहिए, क्या निकालना है, D cos थीटा निकालना है। देखो ये एक ट्राइंगल है क्या नहीं है,
ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है। अगर इसको मैं एंगल थीटा बोल दूं, क्या बोल दूं, एंगल थीटा बोल दूं, क्या बोल दूं, बोलिए एंगल थीटा। तो इस ट्राइंगल से निकाल देना, क्या निकाल देना, कॉस थीटा। क्या निकाल देना, कॉस थीटा। क्या निकाल देना, तो ऐसे कॉस थीटा है, तो थीटे के सामने वाली साइड कौन सी होती है, बोलिए, परपेंडिकुलर। क्या होता है, टेढ़ी साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज। और बाकी तीसरी कौन सी रह गई, हमेशा याद रखना, थीटे के सामने साइड परपेंडिकुलर, ये वाली ये टेढ़ी साइड, और तीसरी को क्या बोल देना, बेस बोल देना। अब इस राइट ट्राइंगल से, ये जो राइट ट्राइंगल है ना, वो देखो राइट ट्राइंगल, इस राइट ट्राइंगल से लीजिएगा कॉस थीटा। क्या लीजिए, वैसे कॉस थीटा क्या होना चाहिए, बेस आएगा, और नीचे क्या चीज आनी चाहिए जी, हाई पार्टीन्यूज आ जाएगा, बेस वाई। अब जरा गौर करो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया जी, बेस। बेस क्या है, बेस क्या है, बेस, ये थीटे के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस क्या है, d1 है, तो बेस हो गया d1, और हाइपोटेन्यूज देखो, ये डिस्प्लेसमेंट d1, ये d2, और इसको क्या बोल देना, d बोल देना। क्या बोल देना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, d, तो d1 बाय d हो जाएगा। इससे d को इधर ले आओ, d डिवाइड हो रहा इधर आके, तो d cos थीटा किसके बराबर आ गया, तो d1 बराबर आ गया किसके, d cos थीटा, किसके बराबर आ गया, d cos थीटा। अभी देखो मैंने एक इक्वेशन 1 बनाई थी, याद है आपको, क्या इक्वेशन 1 क्या आई थी, a to c क्या था जी, वेट था, और साथ ब्रैकेट में क्या था, d cos थीटा। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला था ना, इसको 1 बोला था अभी। अब d cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, d cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इस d cos थीटा की जगह क्या लगा सकते हो, d1 लगा सकते हो। तो देन इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बना, a to c तक, देखो इक्वेशन 1 क्या है, w into d cos थीटा, वर्क डन, a to c बराबर आ गया किसके, w d cos थीटा, क्या लिखूं, d1 आ जाएगा। समझ गए। अब आपको एक बात बताऊं, देखो अगर अब इस पूरे क्लोज पाथ में मैं वर्क डन निकालूं, सारे क्लोज पाथ में क्या निकालूं, तो इन तीनों साइडों पर जो वर्क डन हुआ है इसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, सिंपल। तो टोटल वर्क डन इन क्लोज पाथ, टोटल वर्क डन इन क्लोज पाथ कैसे निकालेंगे, तो हमें इसको किससे डिनोट करेंगे, W लेख के साथ T डाल देंगे, तो ये वर्क डन होगा। कहां से बॉडी को चलाया जी, कहां से चलाया, बोलिए, पहले B से C से कहां तक निकाला वर्क डन, B तक, फिर B से कहां तक गए, बोलिए, B से कहां तक गए, A तक चले गए, फिर A से C तक। अब इन तीनों पाथ में जो वर्क डन आ रहा है इसको प्लस करेंगे, क्लोज पाथ का क्या बन जाएगा, वर्क डन बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। यानी C से B वाला, B से A वाला, और C से A वाला, या A से C वाला, यानी ये सारे वर्क डन, तीनों साइडों के वर्क डन को प्लस करें, क्लोज पाथ में वर्क डन आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो देयरफॉर अगर वैल्यू पुट करें तो टोटल वर्क डन क्या हुआ, C से B तक अभी मैंने आपके सामने निकाला, क्या आंसर आया, C से B तक वर्क डन क्या आया, 0, तो यहां 0 आ गया, प्लस B से A तक वर्क डन कितना आया जी, माइनस से W d1,
यानी -WD1 ब्रैकेट में लिख दो इसको, और फिर हम लोगों ने ए से सी तक निकाला, अभी निकाला, देखो क्या WD1 है, तो इसकी जगह आ गया WD1। अब देखो जरा देखो क्या होने लगा, -WD1 प्लस WD1 क्या हो गया, कैंसिल। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया जी, बोलिए टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। इससे हमें यह पता चला कि अगर हम एक क्लोज पाथ में या एक लूप में क्या लेते हैं, वर्क डन लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा, 0 आ रहा। तो इससे हमें यह पता चला कि सो टोटल वर्क डन इन क्लोज पाथ ABCA इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। और ऐसी जो फील्ड होती है, ऐसी जो फील्ड होती है जिसमें अगर आप टोटल वर्क डन निकालें क्लोज पाथ में, आपको आंसर क्या मिल रहा हो, 0 मिल रहा हो, इस तरह 0 मिल रहा हो, तो ऐसी फील्ड का नाम क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो इन अदर वर्ड आप यूं बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको यह भी बात प्रूव करके दूंगा कि यह वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है।